और सरायपाली से छोटी सी जगह से एक बच्चे ने शुरुआत की और आज जर्मनी से वो अपना पोस्ट ग्रेड करके यहाँ पहुँचे हैं। सो कैसा रहा ये सफ़र आपका? हमारे गेस्ट हैं आज सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन डॉक्टर गिरीश अग्रवाल। वार्म वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी बड़ी जगह आपने काम किया है, इतने पेशेंट्स को आपने आई थिंक 13 या 14 इयर्स आपको हो गए हैं इसमें, और सरायपाली से छोटी सी जगह से एक बच्चे ने शुरुआत की और आज जर्मनी से वो अपना पोस्ट ग्रेड करके यहाँ पहुँचे हैं। सो कैसा रहा ये सफ़र आपका? कैसे शुरू हुआ? और इतना नॉलेज और इतना एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में आपने डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आपने करके लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। मैम सरायपाली में जब हम थे सो इट वाज स्कूलिंग, मेरी प्राइमरी स्कूलिंग वहीं से हुई। 91 में हम सरायपाली से रायगढ़ अपने ताऊजी के पास गए थे पढ़ने के लिए। सो दैट वाज द फर्स्ट, आई कैन से द फर्स्ट मेजर झटका जो लगा था वो ये था बिकॉज हम लोग क्लास में सरायपाली में 8 बच्चे हुआ करते थे, मैं मेरा ब्रदर, हम दोनों, मेरे से 1 साल बड़ा है वो, पर हम लोग साथ में ही स्कूल गए थे और फिर हम दोनों ही एक साथ रायगढ़ गए। तो देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम 8 कैंडिडेट्स इन अ क्लास टू 40 to 50 कैंडिडेट्स इन अ क्लास एंड देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम एमपी, उस समय एमपी बोर्ड हुआ करता था, शिफ्ट फ्रॉम एमपी बोर्ड टू आईसीएससी बोर्ड, वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड। एंड इट वाज लाइक कि वहाँ पे तो सभी पढ़े लिखे थे, हम तो गांव से आए हैं। तो शुरू में काफ़ी रहा, मतलब पीपल यूज टू मेक फन ऑफ अस एंड लाइक कि इन द एंटायर क्लास इट वाज लाइक कि अगर टीचर ने आपको खड़े करके कुछ पूछा है तो इफ़ यू कांट आंसर तो 8 ही बच्चों के साथ तो थे तुमने कहाँ कंपटीशन देगा। इट वाज लाइक कि मीन्स इवन द टीचर्स, इवन 8 में रायगढ़ पहुंचा, 10th में आई स्टूड सेकंड इन क्लास। ओह ग्रेट। सो फिर वहाँ से फिर चीज़ें चेंज होने लगी, फिर खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगा कि ओके यू कैन फेस एनी सिचुएशन। देन वी केम टू रायपुर होली क्रॉस में, मिशन बड़ा होली क्रॉस में स्कूलिंग की, भिलाई में कोचिंग किया पीएमटी के लिए। स्टार्टेड। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि आपने किस तरीके से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बताया ताकि लोग इंस्पायर हों। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं उस समय को याद करके। इसमें बेसिकली ये था कि मेरी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी उस समय, एंड हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे। हमारा उस समय ये था कि छत्तीसगढ़ बना था 2001 में, और 2003-2004 में हमको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर होना था। तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने एक नियम लाया था कि विल कंडक्ट द एग्ज़ाम फॉर 3 years, मतलब 3 साल के लिए हम एक साथ एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि आज के बाद 3 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, राइट। एंड उस 3 साल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हम लोग 3rd ईयर के लिए एलिजिबल थे। मतलब एक बैच, अभी जो भी 3 बैच एग्ज़ाम क्लियर करेगा, फर्स्ट बैच विल गो टू मेडिकल कॉलेज फॉर डूइंग देयर जॉब, सेकेंड बैच विल गो टू द पेरिफेरी फॉर 1 year एंड आफ्टर 1 year they will come and do the job, and 3rd year will go to periphery for 2 years and they will, after 2 years they will join the post graduation course। पेरिफेरी मींस कि विलेज आसपास के जो भी विलेजेस है वहां, so that वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो सके। तो ये पॉलिसी थी। तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड बैच के लिए तो एलिजिबल नहीं थे, पर वी वर एलिजिबल फॉर 3rd बैच, बट समहाउ जो भी टेक्निकलिटीज थे उसमें हमको एलिजिबिलिटी हमारे हाथ से चली गई। सो वी आर नाउ लेफ्ट ओनली विथ ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट्स। स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट जो कि बहुत बड़ा बफर होता है वो नहीं हुआ। ऑल इंडिया कंपटीशन और बड़ा हो गया। ऑल इंडिया एंट्रेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मेरी गर्लफ्रेंड का हो गया। So there were 2 boards at that time. One was the Medical Council of India, which and the other was the National Board of Examination.
बट आई गॉट सिलेक्टेड इन द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का उस समय पासिंग परसेंट वॉज ओनली 5%. सो 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 5 ही लोग पास होंगे, क्योंकि उस समय सिस्टम ये होता था कि आप जहाँ से भी नेशनल बोर्ड के तहत आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर एग्जामिनेशन सेंटर. यू कैन हैव एग्जामिनेशन सेंटर एनीवेयर इन द कंट्री. सो यू डोंट नो, यू माइट हैव लैंग्वेज बैरियर. आपका टीचर जो आपका एग्जामिनर है उसको नहीं पता आपने 3 साल क्या काम किया है. सो दैट वाज ऑल द डिफिकल्टीज. दैट्स व्हाई द पासिंग परसेंट वाज वेरी लेस. सो जब मेरी गर्लफ्रेंड का हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो उसकी शादियों का प्रेशर आने लगा. तो मैंने कहा नहीं, आई हैव टू. तब तक आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया था फैमिली को? नहीं. तो फिर दैट वाज अनदर प्रेशर. सो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए दिल्ली गया नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. उस समय काउंसलिंग नहीं होती थी नेशनल बोर्ड की. उस समय ये होता था कि आपने क्लियर किया है तो यू गो एंड अप्लाई इन द एवरी हॉस्पिटल वेयर एवर यू वांट टू वर्क, और वहाँ पे अगर सीट खाली होगी दे विल कंडक्ट एन इंटरव्यू. इफ़ यू क्रैक यू कैन जॉइन देयर. तो जब मैं पापा को बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एट दैट टाइम फादर वाज नॉट इन बसना. हम बसना में रहते थे, सरायपाली बसना. तो उस समय वो थे नहीं. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अंदर लॉकर में पैसे रखे, तू ले जा. तो मैंने आई टुक 20,000 रुपीज़ और मैं चला गया दिल्ली. अब वहाँ पे शुरू के ये कब की बात है? कौन सी? ये 2004-2005 की. अब मेरा एक सीनियर था वहाँ पे, डॉक्टर शीतल गुप्ता. इज़ राइट नाउ इज़ प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिशियन इन भोपाल. सो उन्होंने कहा तू आ जा, विल मैनेज. तो वहीं पे छोटा सा उनका एक रूम था सरिता विहार में, वहीं पे हम रहते थे. मॉर्निंग 8 o'clock आई यूज टू स्टार्ट माई जगह जगह पे रिज्यूमे डालना, ये करना वो करना, सब चलने लगा. एंड आफ्टर अ वीक और सो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम एक्शन बालाजी हॉस्पिटल इन पश्चिम विहार. फिर वहाँ पे मैंने काम वाम किया 7-8 दिन 10 दिन. फिर आई गॉट ए कॉल फ्रॉम गंगाराम, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया. गंगाराम में 10-12 दिन काम किया. फिर देन आई गॉट ए कॉल फ्रॉम अपोलो, तो मैं यहाँ आ गया. तो वो जो पैसे लेके गए थे वो खत्म हो गए. 1 महीने की सैलरी भी खत्म हो आई नहीं, बिकॉज यू हैव टू वर्क. चेंज कर लिया आप चेंज किए तो यू हैव टू वर्क. सो इट वाज लाइक कि खत्म हो गए पैसे आपके. सो पर जो मेरा सीनियर था डॉक्टर शीतल गुप्ता, ही हेल्प मी अ लॉट. मतलब ही वाज लाइक रियली लाइक अ बिग ब्रदर, लाइक अ फादर टू मी. तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी. एंड देन आई गॉट द पोस्ट ग्रेजुएशन इन अपोलो इटसेल्फ. But again, that was not an easy thing because hospital policy at that time was not to give accommodation to their postgraduates. Okay. So हमें बाहर ही रूम लेके रहना है. एंड फिर मैंने वहाँ पे सरिता विहार में ही एक रूम लिया. दैट वाज प्रॉपर स्लम. एंड मीन्स वो कमरा ऐसा था कि उसके 2,500 रुपये रेंट था, और मुझे पैसे तो ख़त्म हो चुके थे, कुछ था ही नहीं. तो मैंने किसी से दोस्त से उधार लेके उसको पहले महीने का रेंट दिया. और वो शायद 10 by 10 का रूम 10 by 10 भी नहीं था मैम. इट वाज एक्चुअली ऐसा था कि आप एंटर करो, आपका बेड लगा है, बेड के साथ आप एक फीट की टेबल लगा सकते हो. दैट्स द रूम. एंड ऑफ रूम. सो वहाँ, और गर्मी, पीक गर्मी का सीज़न, बिकॉज मैं फैब में गया था एंड इट वाज प्रोबेबली मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई. सो दिल्ली की गर्मी तो बहुत वो होती थी. एंड उसमें एक दरवाज़ा एक खिड़की था बस. दैट वाज द ओनली रूम आई हैड. सो And you don't have any fan? Nothing. No fan, no cooler. So I can afford either fan or cooler. Okay. So I opted for cooler. Okay. Right. But cooler भी हमने वहीं लोकल मार्केट से हम गए, तो जो सबसे सस्ता कूलर था वो कुछ 2-2.5 हज़ार रुपए का सबसे सस्ता कूलर था. हमने उसको ला के सेट वेट किया. और वो जो शीट होती है ना कूलर में, जो शीट लगती है जिसपे जालियां, वो बहुत पतली शीट थी वो, तभी सस्ता था. तो जब वो कूलर चलता था तो पूरा रूम बचता था. तो कूलर चला के आप रह नहीं सकते वहां पे. सो वो 4 महीना 5 महीना, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आई गॉट अकोमोडेशन. मीनवाइल आई वाज टॉकिंग टू मैनेजमेंट ऑल्सो, सब हुआ. तो सितंबर मुझे फिर अपोलो का एकोमोडेशन मिला. पर वो 4-5 महीना, मतलब इट वाज लाइक कि पानी नहीं है, आपको रोज़ रात में एमसीडी का वाल्व कीचड़ में हाथ डाल के घुमाना है तो आपके घर में पानी आएगा. और मेरा जो रूम था वो इट वाज ऑन द डाउन स्लोप ऑफ दैट लेन.
तो सबसे लास्ट में पानी तो आया? सबसे लास्ट में पानी आएगा। एंड देन जो पानी की टंकी थी वो मेरे ख्याल से 500 लीटर की होगी, मुझे याद नहीं ढंग से, पर जो भी उसकी कैपेसिटी थी वो उसके सेंटर पे होल था, तो वो आधी ही भरती थी टंकी। तो मतलब पानी की भी कमी? पानी की भी कमी। सो मेरे को मेरे घर के सामने एक सरदार फैमिली रहती थी, तो वो मेरे को दिखते थे, लगा हुआ है कुछ ना कुछ करते रहता है, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया, बोले डॉक्टर साहब आप ना हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो, 2 पैसे आपके भी बन जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं टाइम नहीं दे सकता। तो फिर बीच में मैं अपोलो की ड्यूटी रूम में ही अपने कपड़े ले आता था, वहीं सो जाता था, वहीं मैं चेंज वेंज कर लेता था, तो ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन आपने ये सब जब इन डिफिकल्टीज से आप गुजर रहे थे, तब आपने कहा कि कई बार आपको ऐसा लगा कि ये सब छोड़ के अब मैं वापस आ जाता हूँ? मेरे को एक दो बार ज़रूर ये महसूस हुआ था कि मैं छोड़ दूंगा, जब मैं आफ्टर ज्वाइनिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू के 3 महीने, बिकॉज अगेन इट वाज वेरी टफ। रायपुर से आप गए हो दिल्ली, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती थी, कल्चरल डिफरेंस है, आपके कुलीग्स का ये है वो, तो बहुत सारा इश्यूज उस समय रहता था। मतलब एवरीबडी वाज लाइक बाइक बाइटिंग, आपको नीचा दिखा रहे हैं, दे आर पुलिंग योर लेग्स, तो वो सब चलता था। तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरा सीनियर था उससे हालांकि बाद में मेरी बहुत अच्छी बनने लग गई, बट वो भी कहीं कसर नहीं छोड़ा था। तो मुझे था कि आई एम गोइंग टू लीव दिस पोस्ट ग्रेजुएशन, आई कैन नॉट टॉलरेट इट, एंड मैं फिर से तैयारी करूँगा और मैं फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। फॉर्चुनेटली उसी समय मेरा पोस्टिंग चेंज हो गया, एंड आई वेंट टू ए वेरी रिलैक्स्ड गाय। ही वॉज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, बट ही वॉज वेरी रिलैक्स चिल। तो मुझे फिर वहां पे लगा हाँ सांस आई अब। और अब मैं कर सकता हूँ। और अब मैं कर सकता हूँ। आपने एक रेनकोट वाला किस्सा भी सुनाया था, वो क्या किस्सा था? हाँ, सो वहाँ पे अपोलो में हम लोगों की स्टाइपेंड जो होती थी, हाथ में कट पीट के हमको महीने के एंड में 13,000 रुपये कुछ मिलता था। और वो खाना पीना, गाड़ी में पेट्रोल डलाना, आना जाना, वो सब बाई 20-22-25 तारीख के आसपास सारे पैसे ख़त्म हो चुके रहते थे। तो हम आखिरी में वो एक जैसी सैलरी आती थी ना, तो 500-700 रुपये निकाल के हम लोग रख देते थे कि आखिरी के 5-7 दिन के खाने का पैसा है। बिकॉज अगर वो नहीं रखोगे तो 5-7 दिन खाने को फिर वो उधारी में खाओ आप। तो बारिश आ गई, जैसे मैंने कहा ना सितंबर में मेरे को मिला, तो उस समय जुलाई अगस्त में थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई। मुझे लेट हो गया बिकॉज मेरे पास रेनकोट वगैरह था नहीं, तो मुझे अपने रूम से हॉस्पिटल जाने में मॉर्निंग 9 o'clock यू हैव टू क्लॉक इन। तो मॉर्निंग के 9 o'clock अगर आप पंच नहीं कर रहे हो, राउंड शुरू हो गया, आप लेट हो गया, तो ऑब्वियसली आपको डांट पड़नी चाहिए। तो उस दिन मेरे को बहुत डांट पड़ी थी। मतलब इट वॉज लाइक कि तुम डिफॉल्टर हो 1 नंबर के, तुमसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया सकता, तुम ऐसे हो वैसे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, फायर्ड लेफ्ट एंड राइट लाइक एनीथिंग। और मुझे उस दिन बोला तुम जाओ, नाउ इट्स डे ओवर फॉर यू। मैं भी आ गया, क्या करता, डांट तो खा चुका था। फिर मैं बाइक उठा के सबसे पहले गया करोल बाग। हाँ, अच्छा। पहले मैंने वो अपनी सेविंग निकाली 500-700 रुपये जो थी, पहले मैंने एक रेनकोट खरीदा। मैं भूखा रह जाऊंगा पर लेट नहीं जाऊंगा। तो फिर बाकी दिन आपने खाया कैसे जब आपने रेनकोट ले लिया? मैं उधारी उधार चलता था। उसी समय मेरा एक साथ में काम करने वाला था, ही वॉज फ्रॉम राजस्थान। तो उसने मेरे को बोला देख यार तू यहाँ पे सरिता विहार में स्लम में रह रहा है, 2,500 रुपये तो रूम का रेंट देता है, मैं पीछे जसोला विहार में रहता हूँ। तो जसोला विहार वॉज लाइक, अगर सरिता विहार का वो जो स्लम था वो ए था, तो दैट वाज A+, मतलब वो और ही ज्यादा वो वैसा था। मतलब ये था कि यहाँ आ जाओ तो और कम किराया देना पड़ेगा। हाँ, तो बोले यहाँ 1500-1800 में कमरे हैं, तू आ जा, अपन शेयर कर लेंगे, पैसे बच जाएंगे। मैंने कहा आइडिया तो सही है यार। गर्मी का दिन था, मैंने कहा आइडिया सही है। मैं अपना उसका रूम देखा नहीं, मैं सामान उमान बांध बुन के इसको छोड़ के मैं उसके रूम में चला गया। एंड दरवाजा जैसे ही खोले तो मेरे को लगा मैं कहाँ आ गया। दरवाजा खोले, रूम खत्म। और उसमें 2 लोगों को रहना था। तो उसका एक बेड था जो कि वॉल टू वॉल था, मतलब और कोई स्पेस नहीं, वॉल टू वॉल बेड था जिसमें 2 लोग थे। तो समाऊ दिन तो कट गया, रात को गर्मी, दिल्ली की गर्मी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार फैन वैन है क्या, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ है ना यार, बोला।
तो उस समय वो सिनी कंपनी के छोटे टेबल टेबल फैन आते फैन, थे। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें एक बड़ा फैन आता था, एक छोटा फैन आता था। तो उसके पास वो छोटा वाला फैन था। उसने लगाया और चालू कर दिया। अब मैं भी कुछ उसको बोल नहीं पाया, गर्मी तो अभी भी लग रही थी, हवा आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो पंखा तो एक ही के लिए काम करेगा। एक ही के लिए। तो हम दोनों ने अपना तकिया पंखे के सामने रख के दोनों सो रहे हैं। वो ऐसे सो रहा है, मैं ऐसे सो रहा, सर दोनों का पंखे के सामने। फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उसको 15-20 मिनट बाद बोला, मैंने यार हवा नहीं आ रही है। तो कहता है अच्छा बाल हिल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले आ रही है। अरे इट वाज हॉरिबल। लेकिन अब जब आप याद करते होंगे उन दिनों को तो कैसा लगता है आपको? आज आप जहाँ हैं, आई थिंक उन चीज़ों से आपने सीखा भी बहुत होगा, बिकॉज लाइफ स्किल आप ऐसे ही डिफिकल्ट फेजेस में सीखते हैं। जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो इंटर्नशिप में हम लोगों को मतलब MBBS के बाद इंटर्नशिप होती, इंटर्नशिप के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे हम लोगों को 1800 रुपये इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलता था। तो उस समय से दिमाग में ये था कि मेरे को 1800 मिल रहे हैं, मेरा खर्चा चल जाना है, मैंने घर से नहीं लेना है। तो हमने घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे। दिल्ली में भी यही कंसेप्ट था कि हमें नहीं लेना है। अगर मैं बोलता तो ऐसा नहीं मेरे को पैसे नहीं मिलते। ऑफ कोर्स। मतलब इनफैक्ट मेरे जो मेडिकल कॉलेज के फ्रेंड्स थे, जब वो मेरे पास आए थे तो दिल रो के गए थे, लिटरली नहीं, वो लिटरली रो के गए थे, आंसू बहा के गए थे कि तू कर क्या रहा है यहाँ पे, अभी तेरे पापा को फोन लगाते। बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हमारे घर आना जाना बहुत फ्रिक्वेंट था। तो आज भी उन सब दोस्तों का मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो वो बोले अभी तेरे अंकल को हम फोन लगाते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा नहीं लेट इट बी, मुझे करने दो। तो हमने MBBS के समय से लेकर, मतलब थोड़े से बदमाश किस्म के ही बच्चे थे हम लोग MBBS में भी, हम सब पांचों चाहिए दोस्त। तो एक वो फाइट करने की टेंडेंसी हम में थी। तो मुझे उसके समय कभी ये नहीं लगा कि मैं इन सिचुएशन को सरवाइव नहीं कर सकता। आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। आपको ये थॉट था कि आपको खुद से करना है? मतलब क्या ऐसा इंस्टिंक्ट था या जस्ट एक नॉर्मल या मैं मतलब कभी भी ऐसा नहीं था कि डैड के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, कुछ भी नहीं। इट वाज लाइक कि ठीक है कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, वैसा सिचुएशन था। तो ऐसा लगता था कि ठीक है अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वाई टू गिव एक्स्ट्रा बर्डन। एक वो थॉट प्रोसेस था। तो उसमें पर हाँ, वो स्ट्रगल के फेज में मेरे को अब मैं रियलाइज करता हूँ कि अगर इंसान का स्ट्रगल कड़ा है और लंबा है तो उसका आगे का रास्ता उतना ही स्मूथ है। आसान है, बिल्कुल ठीक। अगर आपको सब कुछ प्लेट में मिल जाए तो आप सीख भी नहीं सकते और आप लर्न करके आगे नहीं बढ़ सकते। नेवर। तो अभी आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आई थिंक अब आपकी वाइफ है। हाँ मेरी वाइफ है। उस दौरान उन्होंने जब आपको इस तरह के टफ टाइम पर देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? शी वॉज स्पीचलेस। मतलब उस समय शी वॉज डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ओडिशा एंड आई वॉज डूइंग फ्रॉम दिल्ली। तो जब वो आई तो शी वॉज स्पीचलेस कि क्या क्यों रह रहे हो, कैसे रह रहे हो ऐसे। हाँ मतलब इवन इन ओडिशा बुर्ला से जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो वहाँ पे भी ऐसा कोई बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या हॉस्टल डेज कॉलेज जैसा रहता है वैसा। एंड शी वाज गेटिंग स्टाइपेंड ऑफ 8,000 एंड आई वाज गेटिंग 13,000। तो मैं उसे ही कहता था जैसे भी रह रहा हूँ तेरे से ज़्यादा कमा रहा हूँ। So अभी वो कहाँ है, मतलब वो right now she is consultant in Heritage Hospital. She is obstetrics and gynecologist. So she is working there at Heritage. सो आपकी लाइफ जर्नी और जो आपका स्पेशलाइजेशन है ये सब सुनने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को जो भी आपने इंसोम्निया या स्लीप पैटर्न के बारे में जो भी जानकारी दी है और अपनी लाइफ की जो जर्नी आपने बताई है वो बहुत ही इंस्पायरिंग और यूजफुल रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।